हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार हैं 12th में और जिनको 3 मार्च को क्लास 12 बायोलॉजी का पेपर देना है, उनके लिए आज का ये क्लास बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 12 बायोलॉजी का मॉडल पेपर। देखो, आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 बायोलॉजी पूरे 70 नंबर के पेपर को सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं। देखो, सॉल्यूशन भी मैंने लिख रखा है ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो इस पूरे पेपर को सॉल्व करने की। और कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सर हमारा पेपर बायो का कैसा आएगा, तो आज ही देख लो, क्योंकि ये यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है, यानी कि ये ऑफिशियल पेपर है जो खुद यूपी बोर्ड ने दिया है। तो क्लास 12 जीव विज्ञान सत्र 2024-25 पूर्णांक 70 नंबर, समय 3 घंटे 15 मिनट। ये तो आपको पता ही है। कुछ निर्देश आपको दिए जाएंगे कि स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। ये तो सब में रहता है, 3 घंटे 15 मिनट में से आपको 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ना होता है, ठीक है। दूसरा, सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्न आपको करना है। तीसरा, आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। मतलब भैया बायोलॉजी है तो इसमें कहीं कहीं आपको फिगर बनाने को भी दिया जाता है, क्योंकि बायो है इसमें चित्र बनाने को दिया जा सकता है। 4 नंबर, सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है, तो जो क्वेश्चन जितने नंबर का है उसके सामने दिया है, ठीक है। तो ये तो कुछ सामान्य निर्देश थे। अब हम पेपर को स्टार्ट करेंगे। पेपर को मैं सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखना। और खुद बोर्ड ने जारी किया है तो इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि आखिर हमारा पेपर कैसा आ सकता है, टफ या इजी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न होगा भैया। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। कुल 4 क्वेश्चन होते हैं, एक एक नंबर के 4 नंबर आपको मिलते हैं। देखो, का वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैंने ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का पेपर प्रोवाइड करा दिया है, जाकर जरूर देखना। देखो का, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब इसमें से कौन सा भाग है, कौन सा पार्ट है जो पुष्प के नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। फर्स्ट है पुमंग, सेकंड है जायांग, थर्ड है गुरु बीजाणुधानी और फोर्थ है परागण। भैया इसमें जो देखो, जायांग जो है स्त्री केसर में होता है, गुरु बीजाणुधानी ये भी उसी में। जो पुमंग होता है ना, ये पुष्प का नर जनन भाग होता है, ये ध्यान रखना। जैसे मनुष्यों में नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों अलग अलग होते हैं ना, वैसे ही हमारे फ्लावर्स में भी होता है, पुष्पों में भी होता है। इसमें भी नर जनन भाग अलग होते हैं, मादा जनन भाग अलग होते हैं, और इसमें भी रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है फ्लावरिंग प्लांट्स में भी, ठीक है। तो ये समझना आप लोग। खा देखो, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। मतलब हम मनुष्यों में संतान जो पैदा होती है उसका लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है। फर्स्ट है मां के लिंग गुणसूत्र से, सेकंड है अंडाणु के माप से, थर्ड है शुक्राणु के माप से, फोर्थ है पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो हम मनुष्यों में जो संतान का लिंग निर्धारण होता है ना, वो पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। पिता का जो लिंग गुणसूत्र होता है ना, उसी से यह निर्धारित होता है कि बच्चा जो होगा, संतान जो होगी, वो मेल होगा या फीमेल होगी, मतलब नर होगा या मादा होगा। तो ऐसा जो हमारे समाज में लोग लड़की पैदा होने का दोष महिलाओं को देखते हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो संतान का लिंग निर्धारण होता है वो पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है, तो इसमें कहीं ना कहीं पिताजी का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, ये ध्यान रखना। तो बच्चे पैदा होने या लड़की पैदा होने का दोष महिलाओं को सिर्फ नहीं देना चाहिए, क्योंकि दोनों के पार्टिसिपेट से ही बच्चे पैदा होते हैं। गा वाला देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहाँ होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहाँ होता है, चिकित्सा में, कृषि में, इन दोनों में या किसी में नहीं। भैया जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो यूज होता है ना, दोनों में होता है। मतलब चिकित्सा में भी वो होता है, कृषि में भी होता है, मतलब इन दोनों में जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज होता है, ठीक है। तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। घा वाला, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल समझा जाता है। इसमें से किसको भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट समझा जाता है। अरावली पर्वत, इंडो गंगेटिक मैदान, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पश्चिमी घाट। देखो इसमें से जो पश्चिमी घाट है ना, इसको हम लोग भारत में
जैव विविधता का तप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट समझते हैं। तो टोटल 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, एक एक नंबर का आपको 4 नंबर मिलेगा। और लिखना कैसे, टिक नहीं करना होता बोर्ड एग्जाम में, आपको कुछ ऐसे कॉपी में लिखना होता है, जैसे प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, का फर्स्ट सही है, खा का फोर्थ, गा का थर्ड, घा का थर्ड, ऐसे आपको करना होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। भैया ये भी एक एक नंबर के रहेंगे, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे एक एक नंबर के, आपको 5 नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। और मैं अभी भी कह दूं कि हमारे बायोलॉजी में जो लघु उत्तरीय प्रश्न है भैया, वो 70 में से 46 नंबर के आते हैं। मतलब 2-2 नंबर वाले 5 क्वेश्चन 10 नंबर के, और 3-3 नंबर वाले 12 क्वेश्चन 36 नंबर के आते हैं। तो सबसे ज्यादा नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, तो उनको आपको विशेष कर ध्यान देना है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा, टेंशन मत लेना। तो अति लघु उत्तरीय में का वाला क्वेश्चन है, क्लाइनेफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। मतलब अगर किसी को क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है या टर्नर सिंड्रोम हो जाता है, तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। देखो, हम नॉर्मली जो ह्यूमंस है ना, हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, बट अगर किसी को क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम हो गया है, तो उसके अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी, और अगर किसी को टर्नर सिंड्रोम हो गया तो उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, क्योंकि ये गुणसूत्रों की अनियमितता के कारण होते हैं। तो देखो, का वाला हमारा क्वेश्चन होगा अति लघु उत्तरीय में। देखो, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में 47 गुणसूत्र, मतलब 47 गुणसूत्र। देखो 46 होने चाहिए, लेकिन एक गुणसूत्र बढ़ गया है, तो 47 गुणसूत्र। एवं टर्नर सिंड्रोम में 45 गुणसूत्र पाए जाते हैं, और टर्नर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र कम होता है, यानी कि 46 की जगह पर 45 हो जाता है। ये बात आपको बिल्कुल से क्लियर रखनी है। चलो, खा वाला देखो, एक नंबर कंप्लीट। नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। देखो, हम मनुष्यों में अगर आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे, मानव जनन, तो हमारे अंदर क्या होता है, स्पर्म्स होते हैं जो मेल होते हैं उनके अंदर, ठीक है, स्पर्म होते हैं। तो कहा जाता है कि नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है, मतलब किस प्रकार से, किस विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो भैया सिंपल सा है, खा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो आप लिख सकते हैं कि नर जर्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। सिंपली आप बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, गा वाला क्वेश्चन देखो, ध्यान से समझना इसको, गा वाला क्वेश्चन, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। मतलब परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। तो देखो भैया, परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्र जो होते हैं वो द्विगुणित होते हैं, यानी कि 2n होते हैं। एक होता है अगुणित n, और एक होता है द्विगुणित यानी कि 2n। तो जो हमारा परागकण मात्र कोशिका है ना, इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो 2n होगी। इतना आपको ध्यान में रखना है। घा वाला देखो, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। देखो, डीएनए अणुओं को डीएनए अणुओं के खंडों को जोड़ने का काम तो डीएनए लाइगेज का होता है, लेकिन वो कौन सा एंजाइम है जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है, मतलब उसको टुकड़ों में तोड़ देता है। तो वो एंजाइम होगा हमारा, देखो 3 एंजाइम में बता देता हूं, हालांकि आप कोई एक भी लिख सकते हैं। देखो, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ये भी डीएनए के खंडों में तोड़ देता है। एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, ये भी डीएनए को खंडों में तोड़ने का काम करता है। और प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ये सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है। अगर आप चाहो तो सिर्फ इसी एंजाइम का नाम लिख दो, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ये भी डीएनए को खंडों में तोड़ने का काम करता है। तो यही 3 वो एंजाइम है जो डीएनए को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ठीक है, सिंपली है। तो ये घा वाला क्वेश्चन होगा। चलो, अंगा नंबर, समष्टि में परिकल्पित पिरामिड किस प्रकार का होता है। देखो, पिरामिड से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, हमारे इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र आप कह सकते हैं। ठीक है, तो समष्टि में जो परिकल्पित पिरामिड होता है वो किस प्रकार का होता है। तो देखो, समष्टि में परिकल्पित पिरामिड आयु पिरामिड होता है, मतलब आयु पिरामिड उसमें होता है। तो ये आपका अंगा नंबर क्वेश्चन था, और क्वेश्चन नंबर ये 5 था। कौन सा क्वेश्चन था, 5 नंबर क्वेश्चन। तो एक एक नंबर का भैया ये था, तो टोटल 5 नंबर आपको इसके लिए भी मिलेंगे। अब चलते हैं अपने उन क्वेश्चंस पे जो मैंने पहले ही बताया कि काफी स्पेशल हैं, क्योंकि इनका नाम है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, ये 2 टाइप के आते हैं। सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट होगा, 2-2 नंबर वाला, कुल ये 5 क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। ठीक है, देखो, का
पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। जैसे हम मनुष्यों में लिंग निर्धारण होता है, ठीक है, वैसे जो पक्षी होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं ना, उनमें भी लिंग निर्धारण होता है। तो उसको आपको स्पष्ट करना है, पक्षियों में लिंग निर्धारण 2 नंबर का ये आता है। देखो यहाँ पे मैं अब सॉल्यूशन नहीं बताने वाला हूँ। इसका अगर पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में आप लोग लिखना फुल सॉल्यूशन, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, मैं इसका पूरा सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। खा वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। मतलब वाटसन एवं क्रिक द्वारा जो प्रस्तुत डीएनए का मॉडल है कुछ ऐसे आप लोगों ने देखा होगा, डबल हेलिक्स, ठीक है, कुछ इस टाइप से रहता है, शायद आपने देखा हो, ये कुछ ऐसे, ठीक है। तो इस संरचना को डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र आपको बनाना है। 2 नंबर में ये आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। गा वाला देखो, प्रतिरक्षा क्या है, व्हाट इज इम्यून, ठीक है, मतलब प्रतिरक्षा तंत्र या प्रतिरक्षा क्या होता है। देखो प्रतिरक्षा जो होता है, प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है ना, वो हमारे अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या जो रोगजनक होते हैं, उनको आने से ये रोकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अपना इम्यून सिस्टम हमेशा अच्छा रखो, ठीक है, अपना इम्यून सिस्टम हमेशा स्ट्रांग रखो कि जब भी कोई रोगजनक हमारे अंदर प्रवेश करने का प्रयास करे तो जो हमारा इकोसिस्टम है उस पर हमला कर दे और हमें स्वस्थ रखे, ठीक है। तो प्रतिरक्षा क्या है या प्रतिरक्षा तंत्र क्या है, ये आपको मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में पढ़ने को मिलता है, ठीक है। चलो घा वाला, आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे। मतलब आर्किड का पौधा है, ठीक है, ठीक है, तो इसको कैसे स्पष्ट करेंगे, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये हमारे चैप्टर 11 जीव और समष्टियां जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन है। मतलब आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। अगर आप लोग आम के पेड़ के पास जाते हैं तो देखेंगे कि आम के पेड़ की शाखा पर ही एक पौधा उगता है जिसको हम आर्किड पौधा कहते हैं। तो उसमें होता क्या है ना कि वो पौधा आम का नहीं होता है, कोई और पौधा आर्किड पौधा होता है। तो आम की पेड़ की शाखा पर उग रहा है, तो आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया क्या होती है, आखिर दोनों में रिलेशन क्या होता है जो उसके ऊपर वो उगता है। तो देखो लिख देना, मैं बोल रहा हूं, आर्किड पौधा तथा आम के पेड़ की शाखा सहभोजिता प्रदर्शित करते हैं। मतलब दोनों में सहभोजिता वाला संबंध होता है। सहभोजिता क्या होता है, ये एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है, सहभोजिता एक ऐसी पारस्परिक क्रिया होती है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को ना लाभ होता है और ना हानि। मतलब सहभोजिता एक ऐसी प्रक्रिया होती है, पारस्परिक क्रिया है ना, जिसमें एक जाति को लाभ होगा। जैसे आम के पेड़ का पौधा है और आर्किड पौधा है, तो दोनों में से किसी एक को लाभ होगा, बेनिफिट मिलेगा, और दूसरे जाति को ना ही लाभ होगा ना ही हानि, मतलब उसका कोई नुकसान नहीं होगा। तो आम की शाखा पर अधिपादप के रूप में उगने वाला आर्किड जो है उसको लाभ होता है, ठीक है, जबकि आम के पेड़ को उससे कोई लाभ नहीं होता। मतलब दोनों के बीच सहभोजिता होती है, ये ध्यान रखना। दोनों आम के पौधे और आर्किड पौधे के बीच सहभोजिता प्रदर्शित वो दोनों करते हैं, क्योंकि सहभोजिता एक ऐसी क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होगा और दूसरे जाति को न लाभ होगा न हानि। तो जो हमारा आर्किड पौधा है वो आम की पेड़ की शाखा पर अगर उगा है तो आर्किड पौधे को बेनिफिट मिलता है, उसको लाभ मिलता है, और जबकि जो आम का पौधा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही उसको लाभ होता है ना ही उसको हानि होता है। तो इसी प्रक्रिया को ही, इसी पारस्परिक क्रिया को ही हम सहभोजिता कहते हैं। बस यही चीज है, ठीक है, और दोनों यही वाला संबंध प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चलो अंगा नंबर देखते हैं। एक स्थलीय पारितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखीय निरूपण कीजिए। 2 नंबर भैया, चित्र के साथ समझाना है। देखो 2 चित्र आपको यहीं पे दिखा मिल गया, एक तो वाटसन एवं क्रिक का डीएनए द्विकुंडलित मॉडल आपको बनाना है और एक पारितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखीय निरूपण करना है। मतलब आरेख के साथ चित्र बनाकर आपको निरूपण करना है। तो 2 चित्र देखो, चित्र बनाने को कहा गया था। तो ये 5-5 नंबर के 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 10 नंबर इसके लिए भी दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अब चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न 2 पर। जो सेकंड टाइप का लघु उत्तरीय प्रश्न आता है 3-3 नंबर वाला, ये टोटल 12 क्वेश्चन रहेंगे भैया। 36 नंबर के सिर्फ 3 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। मतलब आपका जो आधे से ज्यादा पेपर है ना वो 3 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्नों से फुलफिल होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। 3 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न उसमें ज्यादातर रहेंगे। जैसे का देखो, लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए।
ठीक है, मतलब 3 अंतर आपको बताना है। ये हमारे चैप्टर 1 जो हमारा है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, ये उसी चैप्टर का टॉपिक है और मेरे हिसाब से ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खा देखो, हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताओ ये सही है कि नहीं है? तो भैया बिल्कुल ये सही नहीं है। लड़की पैदा होने का दोष सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि रीजन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और अगर आप लोग कहेंगे तो हम लोग फिर से आपको हम बता देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना कि हमारे समाज में जो लड़कियां हैं और लड़कियां पैदा होने का दोष केवल महिलाओं को नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि मैं बता दूं रीजन। देखो, स्त्री में क्या होता है ना, स्त्रियों में एक्स एक्स गुणसूत्र तथा पुरुषों में जो होता है एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है, ये आपको पता होगा। मतलब स्त्रियों में एक्स एक्स तथा पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब स्त्री का एक्स गुणसूत्र तथा पुरुष का वाई गुणसूत्र मिलता है, मतलब ये स्त्री का एक्स गुणसूत्र, देखो मैं लिख देता हूं, ये स्त्री है और ये पुरुष है। ठीक है, पुरुष। तो जब स्त्री का एक्स गुणसूत्र और पुरुष का वाई गुणसूत्र जब आपस में मिलते हैं तो पुत्र उत्पन्न होता है, तो लड़के का जन्म होता है। ठीक है, इसके विपरीत स्त्री का एक्स गुणसूत्र, ठीक है, और पुरुष का एक्स गुणसूत्र, ये दोनों जब मिलते हैं ना, स्त्री का एक्स और पुरुष का एक्स, जब ये दोनों मिलते हैं तो पुत्री का जन्म होता है, मतलब लड़की का जन्म होता है। तो आखिर कैसे हम दोष दे सकते हैं महिलाओं को? क्योंकि जब पुरुष का एक्स गुणसूत्र और स्त्री का एक्स गुणसूत्र दोनों मिलेगा ना, तभी लड़की का जन्म होगा। अतः उत्पन्न संतान का लिंग निर्धारण पुरुष के लिंग गुणसूत्र द्वारा होता है, ना कि स्त्री के गुणसूत्र से। मतलब हम पुरुषों के ही गुणसूत्र के द्वारा संतान का लिंग निर्धारण होता है कि वो लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, क्योंकि पुरुष में 50% एक्स तथा 50% वाई गुणसूत्र होते हैं, अतः पुरुष के गुणसूत्र का एक्स या वाई होना ही संतान के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। इसी कारण से समाज में पुत्री होने पर या लड़की होने पर सारा दोष महिलाओं को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि दोनों के गुणसूत्रों से ही लड़कियों का जन्म होता है या लड़कों का जन्म होता है। जब स्त्री का एक्स और पुरुष का वाई आपस में मिलेंगे तो भैया लड़का का जन्म होगा, अगर स्त्री का एक्स और पुरुष का एक्स मिलेगा तो लड़की का जन्म होगा। मतलब दोनों के गुणसूत्र के सम्मिश्रण से ही लिंग निर्धारण होता है कि आखिर लड़का होगा या लड़की होगी। तो ऐसा दोष बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ठीक है, गा देखो, एक संकर क्रॉस का उदाहरण लेते हुए मेंडल के प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए। भैया मेंडल का नियम, ये वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेंडल का नियम क्या है। तो एक संकर क्रॉस का उदाहरण लेते हुए मेंडल के प्रभाविता के नियमों की आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, घ नंबर देखो, डीएनए कुंडलिनी की कौन सी विशेषता ने वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रतिकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया? इसकी व्याख्या आपको करनी है। 3 नंबर ये भी, तो भैया 4-4 नंबर के यहाँ पे 3 क्वेश्चन थे, 12 नंबर आपका मिल गया। तो ऐसे ही 4-4 क्वेश्चन करके 3 बार रहेंगे तभी तो 36 नंबर होगा। अब 5 का देखो, यहाँ पे भी काखा काका करके 4 क्वेश्चन रहेंगे तो 12 नंबर आपको यहाँ पे भी मिलेगा। तो देखो, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। लो भैया, यहाँ पे भी चित्र बनाने को दिया गया है। ठीक है, मतलब मलेरिया परजीवी जो है इसके जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाना है, 3 नंबर का ये आएगा। और ये मलेरिया परजीवी का चित्र आप कैसे बनाएंगे? देखो, ये हमारे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज यानी कि मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी आप लोग मिस मत करना। ठीक है, मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र का आपको चित्र बनाना जरूर आना चाहिए। खा देखो, जैविकी यानी कि जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है? 3 नंबर, ये भी हमारे मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी पढ़ लेना। गा, जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं? मतलब जो जैव उर्वरक है ना, वो किस प्रकार से मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, यानी कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये शायद उसी चैप्टर का क्वेश्चन है। तो आखिर वो कैसे बढ़ाते हैं? जैव उर्वरक हमारे मृदा की उर्वरता को कैसे बढ़ाते हैं ताकि जो भी हम फसल उगाएं उसमें वो बहुत अच्छी मात्रा में उसका उत्पादन हो, तो इसलिए। ठीक है, घा देखो, बैक्यूलोवायरेसिस क्या है? 3 नंबर का ये भी रहेगा, यानी कि 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन यहाँ पे भी थे, सॉरी 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन यहाँ पे भी थे, 12 नंबर, तो 12-12 24 हो गया। अभी 6 नंबर जो क्वेश्चन होगा वो भी 3-3 नंबर वाला 4 क्वेश्चन रहेगा। देखो 6 का निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए।
पीसीआर प्रतिबंध एंजाइम, देखो डेढ़ डेढ़ नंबर करके 3 नंबर आपको मिलेगा। मतलब पीसीआर क्या है और प्रतिबंध एंजाइम क्या होता है। मतलब ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग भैया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। और ये किस चैप्टर का क्वेश्चन हो सकता है, ये हमारे शायद वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत चैप्टर, वंशागति का आणविक आधार जो चैप्टर है ना, ये उसी चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं खा वाला क्वेश्चन। देखो, जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है। मतलब जैव प्रौद्योगिकी का कृषि के क्षेत्र में क्या उपयोग है। मैंने बताया था वो कृषि के क्षेत्र में भी है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इनका योगदान है। तो आखिर कृषि के क्षेत्र में इनका योगदान कैसा है वो आपको बताना है, ठीक है। गा वाला देखो, पारजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं। पारजीनी शायद रहेगा, पारजीनी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। मतलब पारजीनी जंतु क्या होते हैं, इसको किसी एक उदाहरण के साथ आपको समझाना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो घा वाला, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो ये हमारे पारतंत्र का क्वेश्चन है, उत्पादन एवं अपघटन, इसमें क्या अंतर होता है, ठीक है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे पारितंत्र चैप्टर का शायद ये क्वेश्चन है, ठीक है। उत्पादन और अपघटन, इसमें क्या डिफरेंस होता है। देखो थोड़ा सा मैं बता दूं, आप लोग सुन लेना ध्यान से। देखो उत्पादन, उत्पादन में आप लोग लिखना, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश संश्लेषण के यौगिक द्वारा कार्बनिक भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है। अपघटन में ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक तत्व सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़े जाते हैं, ठीक है। तो दूसरा आप लोग लिख देना अंतर कि उत्पादन में ये हरे पौधे द्वारा संपन्न किए जाते हैं और अपघटन में आप लोग लिख देना ये जीवाणुओं तथा कवकों द्वारा संपन्न किए जाते हैं, बस हो गया। दूसरा परिजीविता एवं सहभोजिता, इन दोनों में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो ऐसे आपसे डिफरेंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है, जो कि आपको लिखना होगा, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे मैं आपको सबको बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। चलो देखते हैं, ये हमारा हो गया। तो 4 क्वेश्चन ये भी थे 3-3 नंबर वाले, 12 नंबर आपको इसके लिए भी यहाँ पे दिया जाएगा। अब चलते हैं अपने विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों पर, जिसको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं, 5-5 नंबर वाले। और ये जो है भैया टोटल 3 क्वेश्चन रहने वाले हैं 5-5 नंबर के, और 15 नंबर आपको मिलेगा। लेकिन इसमें हर एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अगर ये वाला नहीं पता है तो आप दूसरा वाला कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन भी इसमें रहता है। देखो 7 नंबर, मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मतलब मनुष्य का नर जनन तंत्र जो है ना, उसका चित्र के साथ वर्णन करना है। इसमें शुक्राणु कहाँ संचित होते हैं, जो हमारे अंदर स्पर्म पाए जाते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, कहाँ पे संचित होते हैं, ये आपको बताना है। और ये क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो हमारा सेकेंड चैप्टर है उसी का ये क्वेश्चन है कि मनुष्य के नर जनन तंत्र यानी कि मनुष्य में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपको चित्र के साथ वर्णन करना है। और जो मनुष्यों के अंदर शुक्राणु पाए जाते हैं, स्पर्म पाए जाते हैं, वो कहाँ पे संचित रहते हैं, कहाँ पे स्टोर रहते हैं, ये आपको बताना है। दोनों में से एक अथवा लगा है, मान लो ये नहीं पता है तो आप ये वाला कर दो। पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन करो। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, ठीक है, इस चैप्टर का ये क्वेश्चन है। और पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का चित्र के साथ वर्णन करना है कि आखिर लघु बीजाणु जनन होता क्या है। नाम से ये स्पष्ट है, लघु बीजाणु जनन का मतलब जिससे लघु बीजाणुओं का निर्माण हो, ठीक है, उसी प्रक्रिया को हम लघु बीजाणु जनन कहेंगे। तो इसका चित्र के साथ आपको वर्णन करना है। बायोलॉजी है तो इसमें चित्र बनाने को तो दिया जाएगा, ऑफ कोर्स दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से करेंगे। 8वां क्वेश्चन देखिए भैया, दोनों में से एक ही करना है, 7वें में से, ऐसे 8वें में भी 2 रहेंगे, एक ही करना है। देखो आनुवांशिक कूट क्या है, व्हाट इज जेनेटिक कोड्स, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन करो। आपको इसकी विशेषताएं भी बतानी है। मतलब आनुवांशिक कूट होता क्या है और इसकी विशेषता क्या है भैया। 5 नंबर आपका कंप्लीट। अथवा लगा है वो नहीं पता है तो ये करो। देखो जैव विकास किसे कहते हैं, भूवैज्ञानिक कालों में होकर पादपों के विकास का सचित्र वर्णन करो। 5 नंबर का ये भी रहेगा। तो दोनों में से आपको एक ही करना, ये ध्यान रखना। चाहे आप आनुवंशिक कूट वाला कर दें, ये हमारे वंशागति का आणविक आधार चैप्टर का क्वेश्चन है, चाहे आप जैव विकास वाले चैप्टर का ये वाला क्वेश्चन कर दें कि जैव विकास किसे कहते हैं, भूवैज्ञानिक कालों में होकर पादपों के विकास का सचित्र वर्णन करना है। 5 नंबर ये भी, तो दोनों में से एक करो भाई। ऐसे 9 नंबर भी हमारा क्वेश्चन रहेगा। पादपों की जाति विविधता 22%, जंतुओं 72% की अपेक्षा बहुत कम है। क्या कारण है कि जंतुओं में अधिक विविधता पाई जाती है। मतलब जो पौधे हैं इनकी जो जातीय विविधता है वो 22% है,
जबकि जो जंतु होते हैं उनकी जातीय विविधता 72% है। तो आखिर ये कम क्यों है? पौधों की जातीय विविधता जंतुओं की जातीय विविधता से क्यों कम है, इसका रीजन आपको देना है। और जंतुओं में अधिक विविधता मिलती है, ऐसा क्यों होता है, इसका भी एक पार्टिकुलर आपको रीजन देना है। ठीक है, ये हो गया। अथवा लगा है, मान लो ये वाला आपको बाई चांस नहीं पता है, ठीक है, तो आप कर लीजिए ये वाला। किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या है, मतलब किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में जो जातियों की क्षति होती है उसका मुख्य रीजन क्या होता है, मेन रीजन क्या होता है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपके कितने क्वेश्चन हुए, 7, 8, 9, यानी कि दोनों में से एक एक क्वेश्चन करना है। तो 5 क्वेश्चन हो गए, 5 नंबर के 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो गए, 15 नंबर आपको इसके लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो जाते जाते हमारा पेपर यहीं पर फिनिश हो चुका है। अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा नंबर के कौन से क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास करता हूं। ठीक है, देखो आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे पेपर के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम आपको ना हो। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे टोटल 4 क्वेश्चन, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे टोटल 5 क्वेश्चन। लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो 10 नंबर आपका 2-2 नंबर वाला और 36 नंबर वो, यानी कि 46 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न और 15 नंबर के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। टोटल ऐड करो, देखो कैसे ऐड करेंगे। 46 है ये, और ये 5 है, यानी कि 51, 51 और 4 55, 55 और 15 70। ठीक है, तो 70 नंबर का आपका पेपर हो गया। अब मेरी अदालत इस नतीजे पर पहुंची है मेरे स्टूडेंट कि आपके जो सबसे ज्यादा नंबर के हैं ना वो लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, चाहे 2 नंबर के हो चाहे 3 नंबर के हो। तो आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों पर विशेष ध्यान देना है, ये अपने दिमाग में बैठा लेना, सबसे ज्यादा इसको पढ़ना है। फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ना है। जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है पूरे चैप्टर से सिर्फ 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो इसको एक बार आप चैप्टर वाइज अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लेना, पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न सिर्फ 4 नंबर के आते हैं, तो मैं 50 या 60 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको बता दूंगा, उसको पढ़ लोगे, उसी में से आने वाला है। ठीक है, तो ये आपको मैं कहना चाहता हूं कि आप लघु उत्तरीय प्रश्नों पर बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना है, ये ध्यान रखना। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर फिनिश होगा। 3 मार्च को जाकर आप लोगों को कुछ बड़ा करके आना है और मैं आपको पूरी तैयारी कराऊंगा, टेंशन मत लेना। तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और किसी भी टॉपिक पर अगर आपको क्लास चाहिए ना तो कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम बताना, मैं क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।